Hello dear, good morning to everyone. This is शशिकांत कुमार फ्रॉम IIT मद्रास. फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं अपने मैथ के नए सेशन पर, और जहाँ पर हम जेई खूब गेम करेंगे. ठीक है, तो जेई एक्सपीरियंस के लिए मोस्ट सफिशिएंट फॉर दिस मेरे जितने भी लेक्चर आएंगे, क्योंकि अब हम जेई के कंटेंट के ऊपर सिर्फ बात करने वाले हैं. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड वालों के लिए इन्जॉयमेंट नहीं है और बोर्ड वालों के लिए सफिशिएंट नहीं है. बोर्ड वालों के लिए मोस्ट सफिशिएंट फॉर दिस मेरे सभी लेक्चर, बिकॉज क्योंकि अगर वो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं 95-98% स्कोर करूं, नो डाउट आप इन्जॉय करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, लेकिन जिनका कभी सपना ही नहीं रहा है 98-95 तक पहुंचने के लिए, तो सर्वाइव भी करना मुश्किल है उनके लिए मेरे इस पूरे फर्दर लेक्चर में. ठीक है, तो आप आई होप आप इन्जॉय करो. ठीक है, और आप इंटरटेनमेंट के साथ एकदम बिल्कुल पढ़ो. ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि डिप्रेशन में पढ़ना है, क्योंकि मैथ बिल्कुल फन के साथ आपको पढ़ाऊँगा. हाँ, मैं अगर मैथ पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल इन्जॉय एकदम करते हुए, ऐसा कोई नहीं कि मतलब डिप्रेशन में आप जाते रहोगे और सीरियसली मैं पढ़ाऊँगा. ठीक है, ऐसा कोई चीज़ नहीं. सो फाइनली हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो आज का न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है मैथ का, उस क्या बातें करने वाले हैं, क्योंकि हमें जिस चैप्टर की बात करनी है तो बात करनी है, लेकिन फर्दर हम जो हमारा फर्दर जो सेशन चलने वाला है उसका हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि फर्दर जो आने वाले कंटेंट हैं, लेक्चर हैं, वो कैसे आते रहेंगे. ठीक है, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर सीबीएसई बोर्ड के अगर स्टूडेंट है तो मैं उसके लिए रेफ़र करूँगा कि आप वो आर.डी. शर्मा को जरूर एक बार फॉलो करें. आर.डी. शर्मा फॉलो करना दैट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप आर.डी. शर्मा के अलावा दूसरा कोई फॉलो मत करो, कोई बात नहीं. अगर उससे बहुत अच्छी बुक है, आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आपके पास मॉड्यूल से पैकेज तो लगाओ. पर सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए आर.डी. शर्मा मोस्ट सफिशिएंट फॉर द बोर्ड. आपके बोर्ड के लिए आर.डी. शर्मा बहुत सफिशिएंट मानी जाती है, बिकॉज आप उससे कंटेंट अगर क्लियर कर पाते हो तो आप बोर्ड में अच्छी स्कोर कर पाते हो बहुत अच्छे से. क्या होता है कभी कभी कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने जेई के कंटेंट में लगे रहते हैं और उन आसान से आसान क्वेश्चन को वो डील नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके बोर्ड में बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया और उनसे हो नहीं पाता है. तो आप उस पैटर्न को भी देखना, उस हिस्से को भी जरूर आप कवर अप करना, जो हिस्सा आपसे जुड़ा है, जैसे बोर्ड का परसेंटेज, तो आप उस पर थोड़ी बहुत फोकस कर लेना. बाकी तो आपका जर्नी जेई है, नो डाउट हम इंजॉय करते हैं साथ में. ठीक है, थैंक यू एवरीवन. आइए बात करते हैं टॉपिक ऊपर. तो टॉपिक को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि फर्दर हमारा कंटेंट क्या रहने वाला है. देखिए, तो मैं लास्ट लेक्चर में मैंने बोला हुआ था कि हमारे जो मैथ के कंटेंट होने वाले हैं कुछ इस तरह से चलने वाले हैं कि हमने कैलकुलस को अलग बांटा हुआ था, और अलजेब्रा अलग करा हुआ था, फंक्शन और प्रोबेबिलिटी ये सबको अलग करा हुआ था. ठीक है, लेकिन उन सभी में से मैं सबको अब एक ही साथ तो पढ़ा नहीं सकता. अब उसमें जिसको पहले पढ़ाना है उसको मैं बात करूँगा. तो जो उसमें पहले हम बात करने वाले हैं वो हम अलजेब्रा, नो डाउट आपका शक सही लिखना, अलजेब्रा पर ही बात करेंगे. अलजेब्रा देखिए, सब कहोगे सभी टीचर तो अलजेब्रा ही पढ़ाते हैं, नहीं. नो, बहुत अच्छे टीचर, मतलब अगर बहुत सारे ऐसे टीचर हुआ करते हैं जो पहले सेट स्टार्ट करते हैं, रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको ये आइडिया होता है कि हमने रिलेशन फंक्शन का एक पार्ट पढ़ा चुके हैं, उसमें दूसरा पार्ट पढ़ाना है, तो उसको इजीली कवरअप कर लेते हैं. और उसके बाद सीधे सीधे वो कहाँ इंटर करते हैं, ट्रिगोमेट्रिक में, आईटीएफ में. आईटीएफ में आने का मेन मोटिव होता है क्योंकि ट्रिगोमेट्रिक का भी एक पार्ट पढ़े होते हैं. लेकिन मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि मैं थोड़ा सा हट कर एकदम न्यू कंटेंट आपको देने वाला हूँ. अगर जो 12th की एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ न्यू हो, जिससे लाइक सपोज दैट मैं अलजेब्रा की बात करूँ, अलजेब्रा में जो चैप्टर है जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू होने वाला है. आईसीएसई बोर्ड की नहीं बात करते, और 10th में कुछ मैट्रिसेस के बारे में जाने होते हैं, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बिल्कुल न्यू होता है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, तो हम जिसकी बात करने वाले वो क्या बना है, अपना मैट्रिसेस, मतलब अपना अलजेब्रा. और अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में दो पार्ट हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट. ये दोनों ही चैप्टर बहुत पॉपुलर हैं. पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि इनके वेटेज बहुत अच्छे खासे हुआ करते हैं आपके बोर्ड के लिए, और दूसरी बात है कि ये बहुत ईजीएस्ट होते हैं. ठीक है, ईजीएस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि जेई की भी पार्ट ईजी होंगे. ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए आपके ईजी होंगे, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जो आप घिरे रहते हो उसमें बहुत ईजी बात करी गई. फर्दर अगर मैं जेई कंटेंट की बात करूँ तो वहाँ पर कुछ नहीं आसान है. ठीक है, डिफ़िकल्ट है. अभी आपको 2 मिनट में रियलाइज होगा कि सर ने जो बोला वो सही बोला. ठीक है, तो फटाफट हम इन्हीं दोनों को स्टार्ट करने वाला, इन्हीं दोनों के ऊपर थोड़ा टिपा टिप्पणी कर लेते हैं जो सारी दुनिया करती है, मतलब डिफिनीशन. आप समझ गए, तो आइए बात करते हैं हम लोग. हेडिंग डालिए, अपना टाइटल का नाम क्या है, मैट्रिसेस. अच्छा, इसी के साथ साथ मैं डिटरमिनेंट डाल देता हूँ, हालांकि डिटरमिनेंट पढ़ाऊँगा नहीं. ठीक है, पर थोड़ा सा डालने में क्या है, और टाइटल ही तो लिख रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ा कि उसको पढ़ा रहा हूँ. क्यों लिखना, इसका एक मोटिव भी है. मैं दोनों को साथ साथ लिखने का एक मोटिव भी है, और एक मेरा कुछ बातें इस पर करनी बातें कुछ ऐसे है कि हमारा, अगर मैं अपने समय में बात करूँ तो हमें देखिए, मेरे समय में भी मुझे बहुत सारे आईआईटीएन सीखे हैं, तो नो डाउट उनकी थोड़ी बात तो माननी जब है, क्योंकि मेरे से बहुत अनुभवी और एक्सपीरियंस रहे हैं उनके पास. तो
मेरे समय में जो मैट्राइसेस जो डिटरमिनेंट हुआ करता था वो एक चैप्टर हुआ करता था। अगर हमारे समय में हमारे जो सीटें में क्वेश्चन आते थे, अगर 50 क्वेश्चन है, मान लेते हैं कितना 50 क्वेश्चन है, तो उन 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन नियर अबाउट मैट्राइसेस के मिलते थे और 10 क्वेश्चन सिर्फ डिटरमिनेंट के। आप समझ सकते हो इन दोनों में अगर मैं बोलूँ किसकी औकात ज़्यादा है, तो देख लो मैट्राइसेस की है। इसमें क्वेश्चन सबसे अधिक सीट में हुआ करते थे, उसमें कम हुआ करते थे। और इस बात को और अच्छे से रियलाइज कराता हूँ, अगर आप जेई के PYQ उठाकर देखोगे आप लोग, तो अगर 30 क्वेश्चन पूछे हैं तो 21 से 23 क्वेश्चन सिर्फ मैट्राइसेस से अकेले हुआ होंगे और डिटरमिनेंट से नियर अबाउट 6 से 7 होंगे। तो समझ सकते हो इसकी लेवल क्या है। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका थोड़ा सा इज्जत है, रेपुटेशन है, थोड़ा सा रेस्पेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग भी थोड़ा रेस्पेक्ट देंगे, ऐसा नहीं कि मैथ को रेस्पेक्ट नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो मैट्राइसेस में ऐसा है क्या भाई कि इसकी लेवल इतनी बड़ी है और इसकी लेवल इतनी छोटी है, ऐसा क्या है इसमें? तो अभी थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा, होल्ड करो, ठीक है, सब्र करो। मैट्राइसेस की बात करो तो मैट्राइसेस से जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और डिटरमिनेंट से जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है उसको मैं स्पेशली अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर मैं, क्योंकि आज हमारी कंटेंट जो होने वाले मैट्राइसेस के ऊपर होने वाले, तो मैट्राइसेस जो इतना डिफिकल्ट क्यों, इतना टफ क्यों है, तो हम इस पर अभी फटाफट बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत रुकने का कोई मतलब नहीं है। देखिए मैट्राइसेस की अगर थोड़ा सा बात करूं कि मैट्राइसेस के ऊपर जो आज के समय में जो क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि टीचरों के समय हमेशा जो सर लोग पढ़ा रहे हैं उनको हमेशा अपडेट होना चाहिए। अपडेट होने का मतलब कुछ सर लोग अपने पुराने कंटेंट को अगर पकड़ लिए तो पुराने कंटेंट को ही पढ़ाते रहते हैं। नहीं, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा, एडवाइस तो नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि उनके अपने कंटेंट को हमेशा मोडिफाइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि जेई के पैटर्न धीरे धीरे बदल रहे हैं, वो पीछे पहले की तरह नहीं रह चुका है। अब 2019 से देखिए जेई के पैटर्न बिल्कुल बदल चुके हैं, उसके पूछने के तरीके अलग अलग आ चुके हैं। अगर मैं मैट्राइसेस की स्पेशल बात करता हूँ तो मैट्राइसेस में जो क्वेश्चन अब बन रहे हैं हमारे सीटों में, स्पेशली अगर मैं अपना सीट दूंगा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपको लिमिट से रिलेटेड आएंगे। नो डाउट जे भी बात कर रहा है, लिमिट से होंगी बातें, डेरिवेटिव से बातें होगी, और डेरिवेटिव हो गया तो इंटीग्रेशन तो छूटेगा नहीं इसमें। और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ ट्रिगोमेट्रिक कंपलसरी इसमें रहता है। और साथ इस समय एक नया ट्रेडिशन चल दिया है डिटरमिनेंट के क्वेश्चन, मैट्राइसेस क्वेश्चन के ऊपर 3D लेकर आ गया है, वो 3D से क्वेश्चन बना रहा है, 3D को डाल दे रहा है कि इसमें मैट्राइसेस। तो इतने सारे टॉपिक चैप्टर को मिलाकर मैट्राइसेस जब क्वेश्चन बना रहा है, तो हमें सिर्फ जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में और जो बातें करी जा रही है उसी पर फोकस नहीं करना है, हमें इतनी सारी बातें करनी है जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में क्या करना है, मैट्राइसेस के ऊपर करनी है, ठीक है। अगर इनसे रिलेवेंट आप नहीं बात कर पा रहे हो तो फिर आप बहुत पीछे हो, ठीक है। तो अब जेई का उम्मीद छोड़ देना कि हमसे निकल पाएगा। अब थोड़ी सी स्पेशल इन दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या बात कह रहे हैं दोनों, ठीक है। तो अगर मैं मोटी मोटा अगर रफली अगर मैं इसके बारे में बोलूँ रफली, तो मेरा मानना है कि मैट्राइसेस का क्या बातें करी जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों में से मैं मैट्राइसेस पहले पढ़ाऊंगा, ये पहले क्लियर कर देता हूँ, डिटरमिनेंट मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है और मेरे जो टीचर्स पढ़ाए हैं वो बताते हैं कि मैट्राइसेस को अगर आप पढ़ा पाते हो या पढ़ पाते हो तो ईजिली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे डिटरमिनेंट, बिकॉज मैट्राइसेस से ही क्या निकला है, अपना डिटरमिनेंट निकला है। तो सो सिंपल, मैट्राइसेस पढ़ो फिर डिटरमिनेंट पढ़ो और फर्दर आप इन्जॉय करो, ठीक है। तो आप समझ सकते हो थोड़ा सा लेवल वाला भी है, थोड़ा सा इसका रेपुटेशन भी है, तो थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगेगा। और सीबीएसई बोर्ड के लिए बिल्कुल नया कंटेंट है, इसके लिए उनको बहुत इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा। तो बात करते हैं हम लोग मैट्राइसेस के थोड़े से। अच्छा, मैट्राइसेस के ऊपर क्या बात करेंगे, वही बात करेंगे जो सारी दुनिया करती है, जैसे डिफिनीशन की बात करें तो मैट्राइसेस की डिफिनीशन क्या होने वाली है। तो अगर मैट्राइसेस की डिफिनीशन की बात करें तो मैट्राइसेस इट्स नथिंग बट इट्स अरेंजमेंट। मैंने जो बोला फिर सुनो, मैट्राइसेस क्या है, इट्स अरेंजमेंट, इट्स अरेंजमेंट। अच्छा, अरेंजमेंट है तो किसका अरेंजमेंट है? हाँ, नो डाउट नंबर का होगा, किसी नंबर का ही अरेंजमेंट होगा ना। अब मैंने बोला आपसे कि सर ये टफ क्यों है, तो टफ इसमें देखो ना, मैंने डिफिनीशन में इसको समझा दिया। कहोगे सर ये डिफिनीशन में ऐसा क्या टफ लग रहा है, सिंपल देखो, अरे ऑब्जर्व करो, पीएनसी पढ़े हो ना सबने बात करा हुआ पीएनसी के ऊपर। तो पीएनसी में जो आप नंबर का अरेंजमेंट करते थे, सोचो कितना आपके लिए डिफिकल्ट हुआ करता था, परमुटेशन कम्बिनेशन में, तो आपके लिए टफ हुआ करता था ना। आप कहते थे अरे ये यार हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या क्या नंबर का अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पर सिर्फ मैट्राइसेस में नंबर क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, नंबर का केवल अरेंजमेंट करना है, ठीक है। पर थोड़ा सा सब्र करो, इसमें थोड़े से टूल्स हैं, इसके कुछ टेक्निक्स हैं, इसके कुछ अपने ऑब्जर्वेशन है, जिसके वजह से हम
नंबर के आर्गुमेंट को इजीली टैकल कर पाते हैं और इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं और सॉल्व भी कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा से बहुत लेंदी नहीं हुआ करता है, जिस तरह से हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अपना टॉपिक खराब कर कराया है, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, ठीक है। अच्छा, डिटरमिनेंट को मैंने साथ साथ लिखा तो उसका मीनिंग क्या है थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, थोड़ा सा हमको हेल्पफुल रहेगा। मैट्राइसेस को मैंने समझा दिया कि मैट्राइसेस इट्स नथिंग बट इज नोन एज आर्गुमेंट ऑफ नंबर। ये मैट्राइसेस क्या है, एक नंबर का आर्गुमेंट होता है। और डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट क्या है, तो डिटरमिनेंट हैज इट्स वैल्यू, डिटरमिनेंट हैज इट्स वैल्यू। डिटरमिनेंट एक वैल्यू देता है और मैट्राइसेस क्या करता है, एक आर्गुमेंट देता है। डिटरमिनेंट जब भी आप सॉल्व करोगे तो उसमें एक्स वाई जेड कुछ न कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पर मैट्राइसेस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिंपल समझ में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हमें डिफिनीशन की बात करें तो आपने दोनों में थोड़ा सा अगर डिफरेंस की बात करें, दोनों में डिफरेंस आपने समझ लिया कि अब इनको अलग कर दिया गया, क्योंकि लोगों का मानना है कि दोनों अलग अलग सही है, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट करता है तो क्या करता है, वो वैल्यू देता है, ठीक है। तो आप समझ गए, इसको हम लोग स्पेशली बाद में बात करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, अभी फटाफट बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप टाइटल का नाम डालिए मैट्राइसेस, और मैट्राइसेस का लंबा चौड़ा हेडिंग डालिए और उसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करते हैं हम लोग क्या क्या हमारा फर्दर कंटेंट होने वाला है, ठीक है। ये जो भी बात करेंगे ये जेई के स्टूडेंट के लिए मोस्ट सफिशिएंट और फॉर द बोर्ड, ऐसा नहीं कि बोर्ड के लिए बात नहीं सही है, ठीक है, बोर्ड के लिए भी बातें सही है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं। तो मैट्राइसेस का मैंने एक डिफिनीशन बोला कि मैट्राइसेस क्या है सर, एक नंबर है, ठीक है, नंबर का आर्गुमेंट करता है, ठीक है। अगर ये पहला पॉइंट मान लेते हैं, अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो मैट्राइसेज और ऑलवेज रेक्टेंगुलर क्या होता है, मैट्राइसेज आर ऑलवेज रेक्टेंगुलर। आप समझ रहे हैं ना बातें को। मैट्राइसेज क्या है, वो हमेशा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है तो स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर भी होता है, लेकिन इसका अगर स्क्वायर नहीं है तो कन्फर्म वो रेक्टेंगल में होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको हमेशा जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, रेक्टेंगल के ही फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। हम इसे रेक्टेंगल कह सकते हैं, पर स्क्वायर ऑलवेज बोलना ये गलत है, पर ऑलवेज ये रेक्टेंगल बोलना ये सही है। दो पॉइंट हमने अंडरस्टैंड कर पाया कि मैट्राइसेस का मीनिंग क्या निकल रहा है। मैट्राइसेस एक नंबर का आर्गुमेंट है और दूसरी बात क्या है, मैट्राइसेस क्या होता है, ऑलवेज एक रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, नो डाउट। अरे बात समझ में आ रहा हो सबको। थर्ड पॉइंट बात करते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। थर्ड पॉइंट क्या है कि मैट्राइसेस जो हम स्टडी करेंगे वो मैट्राइसेस अपने अंदर, क्योंकि मैट्राइसेस एक क्या है, नंबर का आर्गुमेंट है। जब मैट्राइसेस एक नंबर का आर्गुमेंट है तो मैट्राइसेस अपने अंदर कैसे नंबर को ऑब्टेन करता है, कंटेन करता है, ठीक है। तो अगर मैं मैट्राइसेस की बात करूँ तो मैट्राइसेस कंटेन आर रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मैट्राइसेस जो होता है वो अपने अंदर रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने आयोटा वायोटा पढ़ा हुआ है, सभी नंबर क्या करता है अपने अंदर ऑब्टेन करता है, रखता है, ठीक है। तो आपने इस बात को भी रियलाइज़ कर लिया कि मैट्राइसेस में जो हम जिस नंबर की स्टडी करने वाले वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। मैट्राइसेस ऑलवेज रेक्टेंगल फॉर्म में होता है और क्या होता है, ये सिर्फ आर्गुमेंट का एक नंबर का एक आर्गुमेंट है, ठीक है। 3 पॉइंट हमने काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर पाया, नो डाउट। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल देना फटाफट, ठीक है। अब मैट्राइसेस को थोड़ा सा बढ़ते हैं बात है। अगर 4th पॉइंट की बात करें तो मैट्राइसेस जो होता है, मैट्राइसेस के पास m रोज होता है एंड n कॉलम होता है। मैट्राइसेस है वो m रोज एंड n कॉलम, ठीक है। और एंड इट्स m रोज एंड n कॉलम क्या बोलते हैं, इट्स ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, ठीक है। अगर जिस मैट्राइसेस के पास अगर कोई मैट्राइसेस m रोज और n कॉलम का है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपली हमने समझा इस बात को कि अगर कोई मैट्राइसेस m रोज और n कॉलम का है तो उसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बोल पाएंगे, क्या रीड करेंगे, इट्स m क्रॉस n ऑर्डर का वो क्या है, मैट्राइसेस है, ठीक है। तो इस बात को आपने देखा अच्छे से, क्या देखा कि अगर हमारा कोई मैट्राइसेस m रोज और n कॉलम का है तो उसे हम m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्राइसेस कह सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अगले पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, 4th पॉइंट का। अगर मैं बात करूं तो जैसे लाइक सपोज दैट एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ यहाँ पर, तो एग्जांपल में क्या होने वाली बात है, इससे हमारे पास मैट्राइसेस है ABCD, ठीक है। तो ABC, तो देखिए रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, इस बात को। ये वाला क्या होता है, हमारा रो होता है R1 ये R2, ये रो होते हैं और इस तरह से क्या होते हैं कॉलम C1 और C2,
कितने हैं? तो अगर मैं बात करूँ ये जो मैट्राइसेज है वो किस रो और किस कॉलम का है, तो हम बोलेंगे सर 2 रोज और 2 कॉलम का है। तो दिस मैट्राइसेज इज अ 2 क्रॉस 2, मतलब 2 ऑर्डर भी कह सकते हैं, या दिस मैट्राइसेज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूँ A B C D E F, ये मैट्राइसेज किस ऑर्डर किस कॉलम का है? तो नो डाउट एक ऑर्डर 1 रो 2 रो एंड 3 कॉलम। दिस मैट्राइसेज इज अ 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो ये मैट्राइसेज किस ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर और 3 क्रॉस का है। इसके लिए बताइएगा आप लोग, ये मैट्राइसेज किस ऑर्डर का है? हाँ नो डाउट 1 कॉलम 1 रो तो 1 क्रॉस 1 का है, ठीक है। सो सिंपल। अगर मैं आपसे कभी पूछ दूँ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्राइसेज आप अरेंजमेंट करो, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मतलब क्या होना चाहिए? 3 रोज और 3 कॉलम। अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे इसको मिटा देता हूँ रफली, अगर मैं बात करूँ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्राइसेज आप अरेंजमेंट करो, 3 क्रॉस 3 मतलब क्या? 3 क्रॉस 3 मतलब क्या? 3 रोज और 3 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। 3 कॉलम और 3 रोज, ठीक है। तो अगर आपको मैट्राइसेज है, अगर इस मैट्राइसेज को फिल करना है तो हम कैसे भरते हैं ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या भरेंगे कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यहाँ पर जो बैठेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ए एलिमेंट होगा। यहाँ पर कौन एलिमेंट बैठेगा? तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पर मैट्राइसेज हो गया सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर मैट्राइसेज कौन सा होगा? इस मैट्राइसेज में कौन सा एलिमेंट यहाँ पर होगा? देखिए तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक। नो डाउट इसी तरह से यहाँ पर कर सकते हैं 3 1 A 3 2 A 3 3, ठीक है। इसको कैसे रीड करते हैं समझ गए आप लोग? 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे रीड करते हैं हम लोग, ठीक है। ये इजीली अंडरस्टैंड कर पाया, ठीक है। नो डाउट यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? चलिए ठीक, नोट कर लो। इसकी अगली पॉइंट देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। मैट्राइसेज जो एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूं, मैट्राइसेज AIJ, ठीक, मैट्राइसेज जो AIJ। अब IJ क्या है? तो I को हम रीड कर पाते हैं रो और J को हम बोल पाते हैं कॉलम, ठीक है। I को आप ऐसे भी बोल सकते हो, I क्या है? I क्या है? I जो होता है हमारा, वो I के लिए बात करूं, एलिमेंट ऑफ ith रो क्या होता है? ये कौन सा I क्या होता है? एलिमेंट ith क्या होता है? ये एलिमेंट ऑफ ith रो, ठीक है। ith रो का एलिमेंट होता है, ठीक है। ये I क्या होता है? यहाँ पर जो भी बैठेगा वो क्या होगा? कुछ भी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। J को हम क्या रीड करते हैं? एलिमेंट ऑफ jth रो jth कॉलम, ठीक है। यानी कि J क्या होता है? कॉलम होता है, और I क्या हो रहा है? तो सिंपली क्या समझना है? J कॉलम और I रो, ठीक है। J कॉलम और I रो, ठीक है। अब यहाँ पर 1, अगर यहाँ पर मैं बोल दूँ 3 4, तो मतलब क्या हो गया? हमारा जो एलिमेंट A है वो 3 रोज और 4 कॉलम का है, सिंपल। तो यहाँ पर I की जगह कुछ ith लगाने मतलब कुछ भी हो सकता है, ith रो, और J लगाने का मतलब क्या है? jth मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नो डाउट आपने इजीली इन मैट्राइसेज में जिन टर्म को हम यूज करने वाले हैं बार बार, उन टर्म को आपने इजीली अंडरस्टैंड कर पाया, नो डाउट। अरे बोलो हुआ कि नहीं हो सकता? ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक, जहाँ तक समझ में आ रही बात है। नहीं समझ में आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, हमने बेसिक पर अभी हैं। अब थोड़ा सा हम मैट्राइसेज को काफ़ी एक अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि हमने इसको डिफिनीसन समझ लिया कि डिफिनीसन है क्या, ठीक है। पर हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा ढंग से। अच्छा, मैट्राइसेज को थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि मुझे अगर मैट्राइसेज का डिफिनीसन हो गया ना, नो डाउट, डिटरमिनेंट के डिफिनीशन की थोड़ा सा बात करें और मैट्राइसेज के डिफिनीशन की बात करें, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं स्पेशल मैट्राइसेज के ऊपर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक टॉपिक का नाम डाल लें हम लोग, डिफरेंस बिटवीन मैट्राइसेज एंड डिटरमिनेंट। बस इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात कर लेते हैं।
तो एक कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे आप लोग। कॉलम क्या बनाना है, दोनों में डिफरेंस क्या है आपको ये पता हो गया कि मैट्रिसेज इट्स आर्गुमेंट ऑफ अ नंबर। मैट्रिसेज इट्स आर्गुमेंट ऑफ अ नंबर। मैट्रिसेज क्या है, मैट्रिसेज क्या है, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ तो मैट्रिसेज एक नंबर का आर्गुमेंट है, बट डिटरमिनेंट हैज इट्स वैल्यू। बात को अंडरस्टैंड करेंगे। मैट्रिसेज एक नंबर का आर्गुमेंट है, बट डिटरमिनेंट क्या होता है, इट्स हैज वैल्यू, डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो जो हमारा मैट्रिसेज होता है, मैट्रिसेज आर रेक्टेंगुलर। मैट्रिसेज आर रेक्टेंगुलर बट अच्छा ऑलवेज बोलना गलती हो गया ना। मैट्रिसेज रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर भी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हमेशा हो सकता है रेक्टेंगुलर, सही है। मैट्रिसेज आर रेक्टेंगुलर बट डिटरमिनेंट जो होता है, डिटरमिनेंट आर ऑलवेज स्क्वायर। ऑलवेज लग गया मतलब ये हमेशा रेक्टेंगल हो सकता है, वहाँ पर गलती होगी, बातें एक बार रिवाइज कर लेंगे आप अच्छे से। मैट्रिसेज रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, और ऐसा मतलब नहीं है कि ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन हाँ डिटरमिनेंट की बात करें, डिटरमिनेंट ऑलवेज स्क्वायर होता है, कभी रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट आपका कभी रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, लेकिन वो ऑलवेज क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। आपने दो पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लीजिए, दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना। चलिए ठीक है, नो डाउट, नोट कर लीजिए आप लोग। अगर आप यहाँ तक इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, कन्फ्यूजन जहाँ पूछ लेना, देख लो, ठीक है, मिटा दो। अब मैट्रिसेस को आप डिलीट करना बेटर है, क्योंकि मैट्रिसेस के बारे में हमने कुछ जो पढ़ना था पढ़ लिए, और डिटरमिनेंट को डिलीट कर दिया, सॉरी। ओह, मैट्रिसेस की बात करते हैं, थोड़ा सा खुल कर आते हैं मैट्रिसेस के ऊपर, ठीक है। अभी तो थोड़ा दबे इसलिए थे क्योंकि डिटरमिनेंट भी सकना था, तो उसके ऊपर थोड़ा टिप्पा टिप्पणी करना था। अब उसके बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, अब सीधे मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, मैट्रिसेस के डिफिनीशन पर काम करने के लिए हमें थोड़ा सा मैट्रिसेस के फोटो पर काम करना पड़ेगा। फोटो करने का मतलब है कि अगर फर्दर जो हमारे लेक्चर कंटेंट में जो मैट्रिसेस के जो जिस टर्म का हम यूज करेंगे, जो टर्म टूल्स आएंगे, उनको हम किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उनको कैसे हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस चीज़ को पहले हम फोटो समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर रह गई है, मैट्रिसेस को डिनोट किससे करते हैं? नो डाउट डिनोटेड बाई, ऐसे भी करते हैं या ऐसे भी करते हैं, ठीक है। अधिकतर जेई ऐसे लिख लेता है, पर आप दोनों ही अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों ही अंडरस्टैंड कर लेंगे आप लोग। डिनोटेड बाई दिस और दिस, दोनों ही फॉर्म में करते हैं मैट्रिसेस को हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए थोड़ा इसके फोटो पर बात करते हैं। फोटो पर क्या बात करनी है, थोड़ा सा मोटी मोटा देख लेते हैं। फोटो की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो सिंपल है, दिस इज मैट्रिसेस, लिखते हैं पहले, ठीक है। तो मैं इंक कर लूँ, मैट्रिसेस की फोटो बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, पहला एलिमेंट A11 है, सेकेंड A12 है, A13 डॉट डॉट कहाँ तक, A1 है, A21, A22, A23 डॉट डॉट A2 है, A31, A32, A33 डॉट डॉट A3n, इधर आते हैं डॉट डॉट M1, M2, M3 डॉट 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 एलिमेंट M क्रॉस N, N इधर से आ रहा है, M इधर से आ रहा है, ठीक है। हमारे पास मैट्रिसेस A है, और मैट्रिसेस A किस ऑर्डर का है, M क्रॉस N ऑर्डर का। किस ऑर्डर का है, M क्रॉस N ऑर्डर का, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कुछ इसको स्पेशल बनाते हैं कि हम मान कर चलते हैं कि M इज इक्वल टू N है, जहाँ पर मैं कंडीशन देता हूँ वेयर M इज इक्वल टू N, क्या है, M N के इक्वल है। अच्छा, M N के इक्वल होने का मतलब बिल्कुल ये निकलता है कि सर
रो का जो लेंथ मतलब लेंथ और ब्रीथ जो होगा इसका, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई जो होगा वो दोनों क्या होगा, कॉलम और रो का बराबर होगा। कहने का मतलब है स्पेशली क्या हो चुका है, एक स्क्वायर हो चुका है। किस फॉर्म में हो चुका है, एक स्क्वायर फॉर्म में हो चुका है। इट इज़ ए स्क्वायर। अगर रो और कॉलम क्या हो जाए, अगर इक्वल हो जाए तो मतलब वो मैट्रिक्स क्या है, हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पर डिस्कशन करने वाले थोड़ा सा स्क्वायर को लेकर करने वाले, ठीक है। इसमें हम क्या बातें करेंगे उस चीज़ को समझते हैं। तो अगर मैं पहला अपना नज़र डालूँ यहाँ पर इसको, इस डायगोनल को, तो इस डायगोनल को अगर मैं बोलूँ तो इस डायगोनल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल की अगर बात करें तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या अपना सर ए आई जे, ठीक है, जहाँ पर अपना आई और जे क्या है, इक्वल होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स होते हैं इसमें आई जे क्या होता है, इक्वल। चेक कर सकते हो 1 1 1 2 2 3 3 मतलब आई जे क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें तो थोड़ा सा इसको स्पेशल नाम देते हैं आई जे, जहाँ पर क्या होता है, इक्वल होता है। बहुत सारे टीचर बहुत सारे स्टूडेंट अगर ये सोचे कि डायगोनल ये होता है तो आई डोंट नो, आप समझ सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसको बोला जाता है डायगोनल, ठीक है। जहाँ तक मैंने बहुत सारी किताब रेफरेंस बुक को स्टडी करा और अपने टीचरों से पूछा भी, तो इसको हम लोग डायगोनल नहीं कहते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, क्यों नहीं इसको हम डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक। तो हमारा इस फोटो में एक नज़र पड़ा, वो नज़र क्या था, इसके ऊपर। तो हमने इसको स्पेशली स्टडी करा और इसको बोला कि सर ये दिस इज अ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल को थोड़ा सा ऊपर अगर हम ध्यान दें, अपना एक बार अपनी निगाहों को ले जाएं तो क्या बातें देखने को मिलती हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट है इनका अरेंजमेंट कैसे है, तो इनका अगर मैं देखूँ तो ये ऊपर वाला जो एलिमेंट है, अगर मैं इनको डिफाइन करूँ तो ये क्या है, इसमें जो एलिमेंट हमारे हैं वेयर ए आई जे, जो इसमें एलिमेंट बैठे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल में बैठे गए एलिमेंट को हमने स्पेशली गाइडलाइन कर लिया कि वो बातें आई जे इक्वल है। प्रिंसिपल डायगोनल के और ऊपर वाले एलिमेंट को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो क्या देखने को मिलता है, इसमें जो ए आई जे है, अगर मैं इसको बोलूँ, इसमें जो आई जे है एलिमेंट, वो आई जे एलिमेंट में क्या है, जहाँ पर आई आपका क्या है, छोटा है और जे क्या आपका है, बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं आई लेस देन जे, वे कंडीशन डालते हैं वेयर आई जे। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, इन सभी एलिमेंट को, तो इन सभी एलिमेंट में आई लेस देन और जे क्या है, ठीक है। आपको पता है सर आई मतलब क्या, रो, जे मतलब क्या, कॉलम, ठीक है। तो इन सभी में जो एलिमेंट बैठे हैं इनमें आई छोटा है और जे क्या, देखो 1 2 1 3 1 4 2 3, आई छोटा और जे क्या है, बड़ा। अच्छा, एक नज़र आप प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे डालो तो नीचे वाले एलिमेंट कैसे बैठे हैं, नीचे वाले जो एलिमेंट के जो बैठने के तरीके हैं वो क्या हैं। इसमें क्या है, इसमें जो आई जे जो एलिमेंट इसमें बैठे हैं वो कैसे बैठे हैं, स्पेशली इसमें जे क्या है आपका, कंडीशन दो मैं, आई ग्रेटर देन क्या है, इसमें जे है। अगर आई ग्रेटर देन जे है तो वो एलिमेंट हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे बैठते हैं। आपने एक बात को ऑब्जर्व कर लिया। और अगर आई जे लेस देन अगर जे है तो हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल क्या करेंगे, ऊपर बैठेंगे। और आई इक्वल टू जे कहिए तो हमेशा मैट्रिसेस में कहाँ बैठते हैं, डायगोनल बैठते हैं। तो आपने इस फोटो में ये चीज़ अंडरस्टैंड कर पाया इजली कि हम एलिमेंट को, किस एलिमेंट को कहाँ बैठा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है। अगर ऐसा दिया है तो कहाँ बैठाएंगे, अगर ऐसा दिया है तो कहाँ बैठाएंगे, और ऐसा दिया है तो कहाँ बैठाएंगे, ठीक है। आपने इस बात को देखो। अच्छा, अगर इसमें मैं बात करूँ तो जो हमारा आई है वो आई कहाँ से वेरी कर रहा है, तो अगर ये आई हमारा क्या है, रो है, तो आई हमारा लेस देन 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है, एम तक पहुँच रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एम। अगर मैं जे की बात करूँ, जे 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है, ये भी एन तक पहुँच रहा है, ठीक है। ये हमारा आई जे का रेंज भी हो गया, जहाँ पर आपको मोटी मोटा ये बातें अंडरस्टैंड होगी, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपने इस फोटो में कुछ बातें को दिखाया मैंने, और आपने इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाया कि इस फोटो में क्या क्या हमको देख सकते हैं और कितनी हम कैपेबिलिटी है देखने की। तो आपकी जो कैपेसिटी है देखने की मैंने दिखा दिया। देखो भाई, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ऐसे होते हैं, इसके ऐसे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर ऐसा दिया है तो एलिमेंट ये यहाँ बैठते हैं, अकॉर्डिंग टू द अगर वैसा कंडीशन दिया है तो ये एलिमेंट यहाँ बैठते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने आई जे का एक रेंज भी दिखा दिया कि आई जे दौड़ते कहाँ से कहाँ तक। तो फोटो पर मुझे लगता है आपने काम कर लिया और फोटो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया। नो डाउट, मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फोटो में, ठीक है। अगर फोटो आप समझ चुके हो तो मैं थोड़ा सा आप कंटेंट के ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। मिटा दें यहाँ तक।
क्वेश्चन करते हैं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिसेस, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिसेस ऑफ 3x3 ऑर्डर such that I minus j upon में 2 where I greater than j, I स्क्वायर प्लस में j स्क्वायर I इज इक्वल टू j, I प्लस j अपन में 2 है I लेस देन j। अब आपके पास कुछ कंडीशन दिए गए हैं। देखिए ये कंडीशन क्यों मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी फोटो में जो कंडीशन दे देकर समझाया उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लगता है। अगर आपको मैं बताऊँ, अगर आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा कहीं बात करी गई हो और बस इसके साथ कंडीशन दे दे I लेस देन j या I ग्रेटर देन j, तो आपका समझ लो कि आप पढ़ नहीं पाते हो कि इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो पहले इन चीज़ों से निपट लो, तब हम बातें और अच्छे करेंगे। पहले इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो सर आपको क्या क्वेश्चन में क्या करा है, आप 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिसेस अरेंजमेंट कर रही हैं, नो डाउट कुछ सम कंडीशन दिए गए हैं, तो इस कंडीशन को लेते हुए 3x3 ऑर्डर के करना मैट्रिसेस अरेंजमेंट करनी। ठीक है, तो कैसे करोगे, नो डाउट ईजिली है, आसान भी है। चलो बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 3x3 ऑर्डर, तो 3x3 ऑर्डर का ऐसे होता है बताए, 3 रोज होते हैं और 3 कॉलम होते हैं। 3x3 ऑर्डर को मैट्रिसेस अरेंजमेंट करें, 3 रोज और 3 कॉलम होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर एलिमेंट कौन बैठता है, A11 बैठता है, यहाँ पर A12 बैठता है, यहाँ पर A13 बैठता है, यहाँ पर 21 बैठता है, यहाँ पर 23 बैठता है, सॉरी यहाँ पर 22 बैठता है और यहाँ पर 23 बैठता है, यहाँ पर A31 बैठता है, यहाँ पर A32 बैठता है, यहाँ पर A33 बैठता है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पर एलिमेंट A11 बैठ रहा है, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ देन दिस इज अ प्रिंसिपल डायगोनल, तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को हम भर लेते हैं। क्या करते हैं, भर लेते हैं। अरे आसान रहेगा। प्रिंसिपल डायगोनल में कौन सा कंडीशन यूज होगा, तो सर जहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल में वो एलिमेंट बैठते हैं जिसमें आई जे क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई जे इक्वल वाला कौन कंडीशन है, ये वाला है। तो हम इसको यूज कर हम क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट को भरते हैं। ठीक है, तो देखिए अपना आई जे इक्वल है, मतलब क्या है, अगर A11 बात करूँ इसमें आई जे इक्वल है, तो A11 क्या होगा, तो भरिए A11 के। देखिए आई जे इस कंडीशन को यूज कर रहे हैं, आई इक्वल टू जे, तो इसके सामने क्या फॉर्मूला हमारा है, आई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर। तो यहाँ पर एलिमेंट जो भराएगा वो आई स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर। तो आई की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग टू दिस 1, जे की वैल्यू कितनी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, नो डाउट। यहाँ पर ये कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। यहाँ पर ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, डायगोनल होगा। अब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट बढ़ते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो किस कंडीशन में होते हैं, वो हमेशा होते हैं आई लेस देन जे होते हैं। आई लेस देन जे वाला कौन सा कंडीशन है, सी वाला कंडीशन है। भाई आई की वैल्यू यहाँ पर 1, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पुट करिए आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 अपॉन में 2, ये भरा गया, तो इसको मिटा देता हूँ। फिर यहाँ पर एलिमेंट जो भराएगा वो क्या होगा, तो आई की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करिए, जे की वैल्यू क्या है 3 पुट करिए, तो 1 + 3 अपॉन में इसको भी मिटा देंगे। यहाँ एलिमेंट भरना है, तो 2 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, 2 + 3 अपॉन में मैंने मिटा दिया इसको। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वो एलिमेंट बैठेंगे जिनका कंडीशन कैसा होना चाहिए, आई ग्रेटर देन जे होना चाहिए। आई ग्रेटर देन जे वाला कंडीशन कौन है, ये वाला है, मतलब आई माइनस जे अपॉन में 2। तो आई कितना है 2 है और जे कितना है 1 है, मतलब 2 - 1 अपॉन में 2, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर भरिए 3 - 1, यहाँ भरिए, यहाँ पर क्या था 3 2 था ना, 3 - 2 अपॉन में 2। ठीक, अब इसको इजीली सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, नो डाउट सॉल्व भी कर सकते हो ना। आप सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, सॉल्व कर लो। यार इसमें आई ग्रेटर देन जे वाले बैठे थे, 1 स्क्वायर 1 कितना आएगा 2 आएगा, 1 + 2 3/2 मैट्रिक्स बना रहा, 1 + 3 4/2, 2 का डिवाइड मारो, 2 में से 1 गया 1/2, यहाँ पर 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 4 5 अपॉन में 2,
3 में से 1 गया, 2 अपन में 1 मतलब 1, 3 में से 2 गया, 1 1 अपन 2, 3 स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 9, कितना हो गया? सो सिंपल। क्या भरने आया सबको? क्या आसान है, नोट कर लो। अब बात करते हैं, अरे हो गया ना, आसान है। चलो एक और क्वेश्चन कर लो। अगर मैं पूछूं इसमें कितने एलिमेंट थे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में, तो 1 9 थे। देखो 3 ऊपर 3 यहाँ 3 यहाँ, 9 एलिमेंट थे। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। आपके पास कंडीशंस है सच दैट, ठीक है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिसेस बनानी है, जहाँ पर कंडीशन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। फटाफट बनाओ। तो 2 क्रॉस 3 मतलब क्या? 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। 2 क्रॉस 3, 2 रोज 3 कॉलम। चलिए यहाँ पे एलिमेंट 1 1 बैठता है, तो यहाँ का एलिमेंट क्या करेंगे 1 1, तो 1 1 यहाँ पुट करिए। सर कितना आएगा यहाँ के लिए? 1 - 2 × 1 अपन में 2, 2 में से 1 में से 2 गया, तो -1 का अमाउंट कितना होता है 1 अपन में, तो 1/2 बैठा। भर लोगे? यहाँ बताओ कितना आएगा? तो यहाँ पर बैठता है 1 2, यहाँ पर कौन बैठता है A1 2। भाई देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है ना, तो 1 2 बैठता है, तो 1 2 मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू क्या 2। तो यहाँ पुट करिए I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 1 यहाँ पुट करिए 1 - 2 × 2 अपन में 2, ऊपर मॉड है, ठीक है। तो 4 में से 1 गया, कितना आया -3 अपन में 2, ऊपर मॉड है, मतलब कितना 3/2। तो यहाँ पर क्या होगा अपना 3/2। ऐसे भर लोगे? यहाँ को बता दो फटाफट कितना आएगा, कर लेना अपना। यहाँ पे क्या होगा A3 होगा, A3 पुट करो 1 6 5/2, ऐसे भर लेना, ठीक है, नो डाउट। अच्छा मैं पूछूँ इसमें कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। आप एक बात रियलाइज करो ना, अगर मान लेते हैं 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिसेस था, तो कितने एलिमेंट थे? तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 6। हाँ आंसर 6 एलिमेंट आएंगे। अगर मैं पूछूँ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है क्या, तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन 3 क्रॉस 3 ऑर्डर? कितने बोलोगे? 3 × 3 9 एलिमेंट बैठेंगे, चेक कर लेना, सो सिंपल। लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा पूछ दूँ, हमारे पास मैं उल्टा पूछ दूँ, ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ। लो मान लेते हैं, ऐसे बात कर लेते हैं, इफ मैट्रिक्स have 12 element, if matrix have 12 element, then possible order will be। अब बताओ, अब थोड़ा सा उल्टा कर दिया। अभी तक से हम लोग बोलते थे कि अगर मान लेते इस ऑर्डर का मैट्रिसेस है तो कितने एलिमेंट होगा, तो बस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जा रहा था एलिमेंट। अब मैंने बोला सर हमारे पास 12 एलिमेंट है, किसी मैट्रिसेस में कितने एलिमेंट है? किसी मैट्रिसेस के पास 12 एलिमेंट है, तो बताओ उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं? सिंपल है। आप खुद सोचो कि अगर आपके पास 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का अगर मैट्रिसेस था, कितने एलिमेंट? तो सीधे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 6। तो मैं पूछूँ अगर आपके मैट्रिसेस के पास अगर 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट को यूज करते हुए कितने ऑर्डर बना सकते हो? कोई बात नहीं, कैसे करेंगे? 6 × 1 एक ऑर्डर हो गया, देखो इक्वल टू 6 एलिमेंट आ रहा है ना। 1 × 6, उसी तरह से 2 × 3 × 2 और 2 × 3, बस 4 एलिमेंट बना सकते हो। उसी तरह से 12, अगर किसी मैट्रिसेस के पास अगर 12 एलिमेंट है, तो 12 एलिमेंट को यूज करते हुए कितने ऑर्डर आप बना सकते हो? कितने ऑर्डर पॉसिबल होता है? कोई नहीं, 12 × 1, 1 × 12, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2, 2 × 6। देखो देयर आर 6 ऑर्डर आर पॉसिबल। आंसर आसान है। थैंक यू एवरीवन। बेसिक तो क्लियर हो चुका है। कल से हम लोग टाइप से बात करेंगे सीधे मैट्रिसेस के टाइप क्या होते हैं, और फर्दर लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मिस नहीं करें, लेक्चर देखते रहें, ठीक है।